Namaskar, good morning, all dear students. Today we will be discuss a new chapter of decisions relating to pricing. Decision relating to pricing. विक्रय निर्धारण संबंधी निर्णय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमकॉम एबीएसटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए एक नए चैप्टर मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मूल्य संबंधी निर्धारण के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं, उनके निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है के बारे में भी चर्चा थोड़ी करेंगे। हमारे सभी विद्यार्थी इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक इसको देखेंगे ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके किस पेपर में ज़रूर मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय, डिसीजन रिलेटिंग टू प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए मूल्य का भुगतान तभी करना होता है जब उस वस्तु या सेवा में क्रेता कोई उपयोगिता मिलती हो। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रेता उसका मूल्य तभी चुकाता है जब उसके लिए उसकी उपयोगिता हो। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता नहीं है तो वह उस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाएगा। और ऐसी वस्तु ये सेवा एक सीमित मात्रा पर उपलब्ध हो, और ये जो वस्तु है उसकी सेवा है वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। इस प्रकार मूल्य किसी वस्तु ये सेवा की एक विशिष्ट इकाई के बदले मांगा गया या प्रस्तावित मौद्रिक प्रतिफल है। ये मूल्य की परिभाषा है। इस प्रकार मूल्य किसी वस्तु या सेवा की एक विशिष्ट इकाई के बदले मांगा गया या प्रस्तावित मौद्रिक प्रतिफल है। निर्मित वस्तु अथवा प्रदत्त सेवा के मूल्य को इकाइयों से गुणा करके विक्रय राशि, अगर हमें विक्रय राशि ज्ञात करनी है तो निर्मित वस्तु फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स अथवा प्रदत्त सेवा के मूल्य को, जो मूल्य आता है उस मूल्य को क्या करेंगे, इकाइयों से गुणा कर देंगे तो विक्रय की राशि ज्ञात हो जाएगी। विक्रय राशि ज्ञात हो जाएगी जिसे हम कुल आगम कहते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इकाइयों से निर्मित अथवा प्रदत्त सेवा के मूल्य को गुणा कर देंगे तो कुल आगम की राशि में प्राप्त हो जाएगी। एक व्यवसाय संस्था के लिए शुद्ध लाभ कुल आगम पर ही निर्भर करता है। एक व्यवसाय जो संस्था होती है उसके लिए शुद्ध जो लाभ है वो कुल आगम पर निर्भर करता है। संस्था द्वारा निर्मित वस्तु के बाजार का विस्तार करने के साथ साथ समय समय पर मूल्यों में परिवर्तन करना होता है। बाजार में अगर आपको विस्तार करना है तो समय समय पर आपके प्रोडक्ट का मूल्य है वो चेंज होता रहना चाहिए। अतः वस्तु का मूल्य संस्था के विक्रय संवर्धन संबंधी प्रयत्नों का सक्रिय मापदंड माना जाता है। सक्रिय मापदंड कौन माना जाता है? वस्तु के विक्रय संवर्धन संबंधी प्रयत्नों को सक्रिय मापदंड माना जाता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में व्यवसाय के सफल संचालन व उसके उद्देश्य तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा निर्मित की जाने वाली
वस्तुओं अथवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य के संबंध में नीतियां बनाना तथा उनका मूल्य निर्धारण करना प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो वस्तुएं हम निर्मित कर रहे हैं, उनका मूल्य निर्धारण करना और उनके संबंध में नीतियां बनाना, ये प्रबंध के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन कार्य माना जाता है। क्योंकि वर्तमान का जो युग चल रहा है वो प्रतिस्पर्धात्मक युग है और इस युग में व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसके उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें मूल्यों का निर्धारण और उसके संबंध में नीतियां बनाना, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो अच्छे तरीके से किया जाए। यद्यपि मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु विद्यमान दशाओं और परिस्थितियों में किसी वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा, ये निश्चित करना एक कठिन समस्या है। वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, उसमें किसी भी वस्तु का मूल्य अगर हमें डिसाइड करना है, किसी भी सेवा का मूल्य अगर डिसाइड करना है, तो एक बहुत ही निश्चित कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि अगर हमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना है तो हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर उसका मूल्य डिसाइड करना होगा। बहुत ही कठिन कार्य है। इसका प्रमुख कारण ये है कि फर्म का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो फर्म है उसका बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। फर्म अपने साधनों से किसी वस्तु का उत्पादन तो अधिकतम कर सकती है। अगर फर्म है वो अपने साधनों से वस्तु का उत्पादन तो मैक्सिमम कर सकती है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि समस्त उत्पादन बाजार में बेचा जाए। अब जरूरी नहीं है कि जो इतना प्रोडक्शन हमने कर लिया उतना प्रोडक्शन को हम मार्केट में सेल कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हमारा बाजार के पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, बाजार पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, परंतु हम वस्तु का उत्पादन तो अधिकतम कर सकते हैं और इसका विक्रय होगा ये संभवतः हमें पता नहीं होता है कि समस्त उत्पादन बाजार में बेचा जा सके। क्योंकि एक फर्म वस्तु का प्रत्येक इकाई विक्रय मूल्य न तो इतना ऊंचा रख सकती है कि उस वस्तु का विक्रय करना संभव नहीं हो। क्योंकि एक फर्म के लिए ये जरूरी है कि उसका मूल्य इस प्रकार का हो कि यदि उसने वस्तु का मूल्य इस प्रकार का रख दिया कि उससे विक्रय करना ही संभव नहीं हो, बहुत ऊंचा रख दिया हो, तो समस्या हो सकती है। परंतु यदि उस वस्तु का विक्रय करना ही संभव नहीं हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा रख दिया तो विक्रय करना संभव नहीं होगा। और ना ही इतना नीचा रख सकती है कि उस वस्तु की लागत की पूर्ति न हो सके। और न ये कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम निर्माण कर रहे हैं उसकी लागत ही हमें वसूल नहीं हो रही है, तो हमें विक्रय मूल्य को निर्धारित करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो भी स्थितियाँ हो सकती है कि हम न तो इतना ऊंचा रख सकते हैं कि वस्तु को विक्रय करना ही संभव नहीं हो, और न इतना नीचा रख सकते हैं कि वस्तु की लागत की पूर्ति ही न हो। इन दोनों बातों में हमें ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते ही हमें वस्तु का मूल्य डिसाइड करना है। व्यवसायिक दृष्टि से फर्म के व्यवसाय में बने रहने के लिए ये आवश्यक है कि उसके द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित वस्तु के विक्रय मूल्य से इतना रेवेन्यू अवश्य प्राप्त हो जिससे कि उस वस्तु की कुल लागत टोटल कॉस्ट के साथ साथ सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट की भी पूर्ति हो सके। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें व्यवसायिक दृष्टिकोण से फर्म में व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक है कि उसके द्वारा उत्पादित अथवा निर्मित वस्तु के मूल्य से हमें इतना रेवेन्यू अवश्य प्राप्त होना चाहिए जिससे कि वस्तु की टोटल जो कॉस्ट है वो प्राप्त होने के साथ साथ हमें नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो सके। अगर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं होगा तो हमें वस्तु का निर्माण करना संभव नहीं होगा। अगर लागत की पूर्ति नहीं होगी तो भी वस्तु का निर्माण करना
संभव नहीं होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मूल्य का निर्धारण करना बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। अब मूल्य निर्धारण की आवश्यकता क्यों है? मूल्य निर्धारण से संबंधित जो हम निर्णय ले रहे हैं उनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यदि किसी भी वस्तु को प्रथम बार बाजार में प्रस्तुत किया जाए तो उसका मूल्य निर्धारण करना आवश्यक होता है, उसका मूल्य का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जब कभी वस्तु की किस्म में परिवर्तन हो जाए तो ये बाजार की परिस्थितियों में बदलाव उत्पन्न हो जाएगा, परिस्थितियों में बदलाव उत्पन्न हो जाएगा, तो भी मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। इन परिस्थितियों में कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां जो निम्नलिखित है। अगर हम बाजार में कोई वस्तु प्रथम बार उतार रहे हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका मूल्य निर्धारण करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी हम वस्तु की जो क्वालिटी है उसमें चेंज करते हैं, तो क्वालिटी को जब चेंज करेंगे तो वस्तु का मूल्य निर्धारण करना जरूरी होता है। और ये बाजार की परिस्थितियों में बदलाव होने के कारण भी संभव हो सकता है। बाजार की परिस्थितियों में बदलाव हो गया तो भी हमें मूल्य संबंधी निर्णय लेना आवश्यक होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जिनमें हम मूल्य संबंधी निर्णय लेने होते हैं। नंबर 1, जब एक नए उत्पाद का निर्माण किया गया हो। जब एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका मूल्य निर्धारण करना आवश्यक होता है और मूल्य निर्धारण करने संबंधी निर्णय लेने होते हैं। नंबर 2, जब विक्रय अभिकर्ता ये सूचित करते हैं कि उनसे कुछ या सभी उत्पादों के विक्रय से अनुमानित लाभ अपेक्षाकृत कम प्राप्त हो रहा है। जब विक्रय एजेंट सूचित करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या जो सभी प्रोडक्ट हैं उनके विक्रय से जो अनुमानित प्रोडक्ट का लाभ हमने सोचा था उससे कम लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हमें री सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होगी। जब वर्तमान मूल्यों के प्रति ग्राहकों का स्पष्ट विरोध हो, जब वर्तमान मूल्य जो हमने डिसाइड किए हैं उसके प्रति ग्राहकों का विरोध है वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, तो हमें ग्राहकों को संतुष्ट करना होगा। ग्राहकों को जो मूल्य है उसमें हमें चेंज करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रय मात्रा में कमी हो गई हो और इसके कारण क्या हो गई, हमारी जो सेल है वो कम हो गई हो। सेल कम हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य संबंधी मूल्य निर्धारण के संबंध में जो डिसीजन होगा वो लेना होगा, वो हमें लेना होगा, क्योंकि हमारा विक्रय की मात्रा में कमी हो गई है। जब एक अप्रत्याशित क्रेता किसी उत्पाद को एक विशेष मूल्य पर ही विक्रय करने का प्रस्ताव करता है, जब एक अप्रत्याशित क्रेता है वो किसी उत्पाद को एक विशेष मूल्य पर ही विक्रय करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें विक्रय मूल्य निर्धारण करने संबंधी जो डिसीजन है वो लेने होते हैं। इसके अतिरिक्त जब वर्तमान मूल्य पर उत्पाद को बड़े पैमाने पर बेचना संभव नहीं हो, जब बड़े वर्तमान मूल्य है उस पर हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बड़े पैमाने पर सेल करना संभव नहीं हो, तो हमें उसका मूल्य वापस रीसेट करना होगा, वापस उसका मूल्य निर्धारण करना होगा और उसके संबंध में हमें निर्णय लेना होगा। और ये कुछ परिस्थितियां हैं जब हमें मूल्य संबंधी निर्णय लेने होते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध का, क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना संभव नहीं है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए कि वर्तमान जो युग चल रहा है वो बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक युग है और इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में व्यवसाय का टिका रहना बहुत ही कठिन कार्य है। और इसके साथ साथ हमारा कोरोना काल भी चल रहा है, जिसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है और इसमें हमें व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो उसमें मूल्य संबंधी जो डिसीजन होंगे वो बहुत ही मायने रखते हैं और उसका प्रबंध का इसको कठिन कार्य माना जाता है। आप सभी को मूल्य निर्धारण संबंधी जो निर्णय होंगे उसके बारे में नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट होगा उसमें और हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे।
तो आप इस पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।